इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे कि कभी एक जोड़े कपड़े में मायके से विदा की गई संजना आज दुल्हन की तरह सजे दर्पण के सामने बैठी थी। संजना की आंखें अपने पहने हुए लहंगे पर हाथ फेरती तरल हो गई थी। आज उसकी 15वीं वैवाहिक वर्षगांठ था, जिसके लिए उसके सास ससुर और तीनों बच्चों में बहुत उत्साह था। उसे अपना बचपन से लेकर आज तक का सफ़र याद हो आया था। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी संजना। सभी भाई बहन की शक्ल सूरत देखने लायक थी, लेकिन संजना के होंठ टेढ़े होने के कारण वो अपने अन्य भाई बहनों से अलग लगती थी और थोड़ा बहुत अस्पष्ट भी बोलती थी। इस कारण उसके मम्मी पापा भी उसे अपने कर्मों का दोष बताते हुए उसके प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर करते थे। भाई बहन भी उसे हिकारत भरी दृष्टि से देखते थे और रिश्तेदार भी आते जाते अफसोस जता जाते थे। धीरे धीरे संजना खुद में सिमटती चली गई। पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे कार्य उसकी झोली में गिरते चले गए और वो चुपचाप घर के सभी काम कर पड़ने जाती, आकर फिर से काम पर लग जाती। वक्त के साथ साथ उसकी बड़ी बहन की शादी अच्छे खाते पीते घर में हो गई। दूसरे नंबर पर भाई था, इसलिए पहले संजना की शादी कर देने की बात होने लगी। लेकिन जो भी रिश्ता आता वो संजना की छोटी बहन माया को पसंद कर जाता और उनके जाने के बाद संजना को घर वालों की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती। किसी तरह छुटकारा पाया जय की तर्ज पर संजना की शादी मंदिर में ले जाकर बहुत ही साधारण से घर की मुकेश से कर दी गई, जो शहर के किसी फैक्ट्री में काम करता था। न बारात आई, न रस्म हुए, न हाथों में मेहंदी लगी, बस एक जोड़ी कपड़े में संजना को विदा कर दिया गया। संजना मन महसूस कर रह गई, अपने अरमानों को मन में दबाए ससुराल आ गई। खपरेल की छत, डला मकान, वो भी जगह जगह से ढहने के लिए तैयार बैठा था। घूंघट की आड़ से घर का मुआयना करती संजना गहरी सांस लेकर आंखों ही आंखों में भविष्य को सोचती रात गुजार रही थी। मेरे पास ज़्यादा छुट्टी नहीं है, 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे जाने के बाद माँ बाबू को देखने वाला कोई चाहिए ना, इसलिए शादी कर ली। शादी के दूसरे दिन ही शहर जाता मुकेश उसे एक और दर्द दे गया था। मुकेश के जाते ही दरवाज़ा बंद कर उसने पहले खाट पर लेटी खांसती सास की ओर देखा और फिर वहीं नीचे लाठी पकड़े बैठे ससुर की ओर नज़र घुमाई। दोनों को देखकर उसे ममता हो आई। उसका क्या है, वहाँ भी तो वह यही काम करती थी। सोचकर संजना घर में जो थोड़े बहुत सामान थे उसे व्यवस्थित कर खांसती सास को गर्म पानी में नमक मिलाकर पिला आई और रात के बचे दूध से चाय बनाकर दोनों को पिलाकर मुकेश द्वारा दिए गए कुछ पैसों से राशन लेने निकलने लगी। फिर कुछ सोचकर रुक गई। उसने पैसे ससुर जी को बढ़ाते हुए राशन ले आने को कहा, इसी बहाने घर से निकलेंगे। उस समय मुकेश को घर आते आते 1 साल से भी अधिक समय हो गया था और जब आया तो अपने घर को ही नहीं पहचान सका। घर के बाहर एक छोटा सा कमरा बन गया था और संजना उसमें गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी और घर के बगल वाली ज़मीन पर सब्जियां लहरा रही थी। मुकेश को देखते ही संजना कमरे से बाहर निकल आई थी। ना बिटवा ना, बच्चों के पढ़ाने के कोई पैसे नहीं लेती बहू। तू औरों के हाथों जो पैसे भेजता था ना, और इन सब्जियों को गांव में ही बेचकर सारे खर्च पूरी करती है। बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है बिटवा। देख, हम दोनों के पाँव भी कबर से खींच लाई है। किसी जन्म के पुण्य कर्म का फल है हमारी बहू, जिसे ईश्वर ने हमारा घर पवित्र करने भेजा है। सबके लिए चाय लेकर आती संजना के पाँव ये सुनकर ठिठक गए थे। किसी जन्म के कर्मों के दोष से ही ये हमारे घर में पैदा हो गई है। माता पिता द्वारा कहे ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। वो दिन है और आज का दिन है। उस समय उसने जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसी पर मौसमी सब्जियां उगाकर बाजार में बेचने के प्रेरित करती मुकेश को शहर जाने से उसने रोक ही लिया था। कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता है। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा और संजना इधर उधर पैसे खर्च ना करके मुकेश को थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेने को कहती रही और अब कारोबार इतना बढ़ गया था कि उन ज़मीनों की देखभाल के लिए मजदूर रखने पड़ गए थे। वही संजना अपनी शादी को लेकर अपने अरमान कभी कभी सास के सामने व्यक्त कर बैठती थी और आज सभी मिलकर उसके अरमान पूरे करने में
इस तरह जुटे थे कि हर तरफ उसके संघर्ष की ही चर्चा हो रही थी और उसके मायके वाले उसकी शान शौकत देखकर रशक कर रहे थे।